Hello friends, myself Ankur sir. Right now we are studying chemistry subject. In chemistry subject, right now we are discussing biomolecule chapter, which is 14th number of chapter in NCERT. So friends, in this chapter, in previous videos, we already completed carbohydrate topic as well as protein topic. Now we'll discuss about enzymes, protein, nucleic acid and all this. So देखिए, एंजाइम्स के बारे में मैंने थोड़ा पहले भी प्रीवियस वीडियो में, जस्ट रिसेंट वीडियो में डिस्कस करा हुआ है कि व्हाट आर एंजाइम्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, एंजाइम्स आखिर होते क्या हैं? एंजाइम्स एक टाइप के कैटालिस्ट होते हैं. एंजाइम्स एक टाइप के कैटालिस्ट होते हैं. अब कैटालिस्ट का मतलब क्या है? कैटालिस्ट मतलब ऐसा पर्टिकुलर सब्सटेंस जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करे, आइदर इंक्रीज करे और डिक्रीज करे, बट वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे. और इसी हिसाब से हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे थे और कुछ इम्पोर्टेंट बातें देखी थी. जैसे अगर माल्टोज में एंजाइम यूज़ करें और ग्लूकोज कन्वर्ट करना है तो माल्टेज लगता है. ऐसे आपने बहुत सारे जाइमेज वगैरह सारे एंजाइम्स सुने होंगे. अल्टीमेटली इस बात पे हमने प्रीवियस वीडियो एंड करी थी कि एंजाइम के पीछे सफिक्स लगता है और कुछ मैकेनिज़्म भी समझने की कोशिश करी थी. आज इसी मैकेनिज़्म को हम थोड़ा सा डेप्थ में जाकर विटामिन्स पे स्विच करेंगे. तो देखिए, अगर मैं बात करूं एंजाइम्स की, तो एंजाइम्स एक्चुअल में एक टाइप के कैटलिस्ट होते हैं which either increase or decrease the rate of reaction but can't take part in reaction. तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज थोड़ी सी और बात करेंगे. जैसे कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को 10 की पावर 12 टाइम्स इंक्रीज करते हैं. बहुत ज़्यादा है. 10 की पावर 12 बहुत ज़्यादा. अब अगर आगे मैं कुछ एक पर्टिकुलर टर्म्स की बात करूं जो कि आपको याद रखनी है, जैसे कोफैक्टर, कोएंजाइम्स, एपोएंजाइम्स एंड ऑल दिस, इनके बारे में बात करते हैं. कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि प्रोटीन के बने होते हैं. कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि प्रोटीन से बने होते हैं. कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि प्रोटीन से बने नहीं होते हैं. ओके, वो एंजाइम जो कि प्रोटीन से नहीं बने होते, आइदर वो इनऑर्गेनिक होते हैं, आइदर वो इनऑर्गेनिक होते हैं और वो ऑर्गेनिक होते हैं. अगर वो इनऑर्गेनिक हुए तो वो कहलाएंगे हमारे कोफैक्टर. अगर वो ऑर्गेनिक हुए तो कहलाएंगे हमारे कोएंजाइम्स. ओके, एंजाइम्स आइदर प्रोटीन होते हैं या प्रोटीन नहीं होते हैं. जो प्रोटीन नहीं होते हैं उनमें से दो टाइप, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक. इनऑर्गेनिक कहलाएंगे कोफैक्टर और ऑर्गेनिक कहलाएंगे कोएंजाइम्स. अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन का जो पार्ट होता है एंजाइम्स में वो कहलाता है हमारा एपो एंजाइम. मतलब अल्टीमेटली अगर मैं एंजाइम की बात करूं कि क्या एंजाइम होते हैं, तो प्रोटीन और नॉन प्रोटीन सब्सटेंस को मिलके बनता है एंजाइम्स. एक नॉन प्रोटीन एंजाइम्स जिसे कोएंजाइम बोलेंगे, एक प्रोटीन सब्सटेंस जिसे एपो एंजाइम बोलेंगे. तो एक्चुअल में दोनों इनएक्टिव होते हैं. व्हाट इज दैट? कि अगर ये एज अ सेपरेटली यूज़ किया जाए तो ये एंजाइम की तरह वर्क नहीं करेगा, ये भी एंजाइम की तरह वर्क नहीं करेगा. लेकिन अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो बन जाएगा पूरा एंजाइम जो कि अल्टीमेटली एक्टिव होगा. अब वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम देखेंगे तो देखिए, ये रिएक्शन तो हमने पहले भी देखी थी कि एंजाइम्स प्लस सब्सट्रैक्ट मिलके एक्टिव कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. उसके बाद में ये एक्टिव कॉम्प्लेक्स आपस में रिएक्शन करके एंजाइम्स वापस अलग हो जाता है और एंजाइम की हेल्प से, कैटालिस्ट की हेल्प से प्रोडक्ट बन जाता है. इसको हमने
लॉग की मेथड से समझा भी था, अब थोड़ा सा डिफरेंट वे में भी समझते हैं। कुछ मैं नई टर्म्स यूज़ करूँगा, एक्टिव साइट्स एंड ऑल दिस, तो इसको समझते हैं। देखो यहाँ पे ये हमारा सब्सट्रैक्ट, ये कोई दूसरा सब्सट्रैक्ट, ये यहाँ पे दोनों ऐड होते हैं एंजाइम्स पे। किस पे ऐड होते हैं? एंजाइम्स पे। एक एंजाइम्स में काइंड ऑफ बॉक्स बना हुआ है शेप, और दूसरे एंजाइम्स में काइंड ऑफ हाफ सर्किल बना हुआ है। तो ये बॉक्स और ये हाफ सर्किल ये परफेक्टली यहाँ पे फिट हो जाएंगे। एंजाइम्स के शेप में पर्टिकुलर सब्सटेंस दोनों फिट हो जाएंगे। अब कहाँ फिट होंगे? दोनों एक्टिव साइट्स पे फिट होंगे। एक्टिव साइट वो एंजाइम का वो वाला पार्ट जहाँ पे रिएक्शन पार्ट या रिएक्शन परफॉर्म होती है, एक्टिव साइट। एक्टिव एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और बाद में यहाँ रिएक्शन होकर ये बॉक्स अलग हो जाएगा, सर्किल अलग हो जाएगा, अल्टीमेटली प्रोडक्ट की फॉर्म में सब्सटेंस कन्वर्ट हो जाएगा और एंजाइम्स हमें एज इट इज जो कि इनिशियल स्टेज पे था वैसा का वैसा मिल जाएगा। ओके, तो ये बात थोड़ी सी हाईलाइट कर सकते हैं कि ईच एंजाइम इज स्पेसिफिक फॉर ईच स्पेसिफिक रिएक्शन। हर एक स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए हर एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है। ओके, उसके बाद में इससे थोड़ा सा हम और विजुलाइज कर सकते हैं कि जैसे हर एक ताले की, लॉक की एक पर्टिकुलर की होती है, तो लॉक को यहाँ पे सब्सट्रैक्ट माना है और एंजाइम्स को यहाँ पे की माना है। तो एक पर्टिकुलर लॉक की होती है, वही की उस लॉक में फिट होगी, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना, और उसके बाद में वो लॉक ओपन होगा। की इनिशियल जैसी थी वैसी की वैसी हमें मिल जाएगी, मतलब एंजाइम, और ये सब्सट्रैक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये था हमारा एंजाइम जो कि मैंने थोड़ा सा एडिशनली बताया। अब हम बात करते हैं न्यू टॉपिक की, विच इज विटामिन। विटामिन क्या होता है? विटामिन कुछ ऐसे सब्सटेंस, ऑर्गेनिक, पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, कुछ ऐसे पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि अगर हम डाइट में स्मॉल अमाउंट में लें तो हमें बहुत सी बीमारियां नहीं होती, उसे हम बोलते हैं विटामिन्स। राइट, जैसे कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, इवन दो विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन एच, तो ये सब विटामिन्स होते हैं। हालांकि हमारी बॉडी में मोस्ट ऑफ द विटामिन सिंथेसाइज नहीं होते, लेकिन प्लांट्स में लगभग सारे विटामिन सिंथेसाइज हो जाते हैं। सो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए हम हमारी डाइट में ऐसे सब्सटेंस लेते हैं खाने में जिसमें विटामिन हो, और हर एक विटामिन का केमिकल क्लास अलग होता है और उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे उनको डिफाइन करना भी इतना आसान नहीं होता। ओके, सो ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका स्मॉल अमाउंट सफिशिएंट है पर्टिकुलर बायोलॉजिकल फंक्शन में परफॉर्म करने के लिए, जो कि हमारी बॉडी की ग्रोथ और हेल्थ को मेंटेन करता है, उसे बोलते हैं विटामिन। अब देखिए, विटामिन की अगर मैं बात करूं तो सिंपली नाम तो उनका सिंपल है, ए बी सी डी ई एच के, ये जो लिस्ट में दे रखा है, आगे जो टेबल है उसमें आएगा। अब जो विटामिन की बात है वो विटामिन विटाल प्लस एमाइन से बना हुआ है। अब देखते हैं उसका क्लासिफिकेशन। देखिए, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे विटामिन को टू ग्रुप में क्लासिफाई किया गया सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे। एक जो फैट में सॉल्युबल हो जाए, पहला ग्रुप ऐसे विटामिन का ग्रुप जो कि फैट में सॉल्युबल हो जाए और पानी में इनसॉल्युबल हो।
जैसे ए, डी, ई, के, ये चारों विटामिन कहलाते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। और दूसरे टाइप का जो विटामिन होता है पानी में सॉल्युबल होता है और फैट में इनसॉल्युबल होता है, जैसे विटामिन बी, विटामिन सी, ये कहलाते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। ओके, तो यहाँ पे एक टेबल में नेम्स ऑफ विटामिन, सोर्सेज एंड डेफिशिएंसी डिजीजेस, मतलब उस विटामिन की कमी से कौन सी डिजीज़ होती है, ये लिस्ट आउट की गई है। यहाँ पे गाइस मैं आपसे बोलूँगा कि एक बार डिजीज़ के नाम को ज़रूर गो थ्रू करना है और इस टेबल को भी याद रखो तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज जैसे ही तुम टेबल को ध्यान से देखोगे तो देखोगे कि विटामिन ए तो होता ही है, विटामिन बी 4 टाइप से, जो विटामिन बी का जो ग्रुप है वो 4 टाइप से डिवाइडेड है। विटामिन B1 होता है, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12। ओके, फिर उसके बाद में C, D, E, K, आई डोंट नो विटामिन H क्यों डिफाइन नहीं है, जो कि दूध वगैरह में मिलता है, ईस्ट वगैरह में मिलता है, बट स्टिल जस्ट एक आप बात थोड़ा सा नोट रखेंगे कि विटामिन H भी होता है। तो गाइज ये बात थी हमारी विटामिन्स की। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो देखेंगे वो न्यूक्लिक एसिड। अभी तक एंजाइम देखा, एंजाइम का मैकेनिज्म देखा, लॉकी मेथड, और उसके बाद में विटामिन्स देखे, विटामिन्स के कुछ टाइप्स, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, और कुछ ग्रुपिंग जो करी है 9-10 टाइप्स के जो विटामिन्स है वो। ओके, अब न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड, राइट, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे अबाउट डीएनए एंड अबाउट आरएनए। जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। पहला डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसे शॉर्ट में हम डीएनए बोलते हैं, और दूसरा राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसे हम बोलते हैं आरएनए। और न्यूक्लिक एसिड ही है जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, पर्टिकुलर बिहेवियर है, वो न्यूक्लिक एसिड की हेल्प से ही आता है। तो आगे पढ़ते हैं व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लिक एसिड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए जो है कंप्लीटली हाइड्रोलिसिस अगर हम करते हैं, अगर कंप्लीटली हाइड्रोलिसिस ऑफ डीएनए आरएनए करते हैं तो बनता है पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजन। और इस टाइप के जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है उसे हम बोलते हैं बेस। ओके, तो जो डीएनए मॉलिक्यूल हैं वो 2 टाइप के होते हैं और आरएनए मॉलिक्यूल भी होते हैं। तो इसमें क्या होता है बेसिकली हम देखेंगे कि लेट्स से आरएनए में बीटा डी राइबोस और डीएनए में बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोस होता है। अब ये क्या समझते हैं, देखिए हमने ग्लूकोज का अगर आपको याद हो तो पुराना स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसमें यहाँ पे C1, C2, C3, C4, C5 5 कार्बन है। 5 कार्बन में अगर हमें फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों में क्या होता है कि फर्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप लगा होता है, नंबर 1। दूसरा, यहाँ पर अगर राइबोस और डीऑक्सी राइबोस की बात करूं तो केवल इतना सा अंतर होता है कि सेकेंड कार्बन पे बीटा डी राइबोस पे OH लगा होता है, दैट्स इट। बाकी दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है। तो अगर आगे बात की जाए तो डीएनए में 4 बेस होते हैं, राइट, AGCT। A refers for adenine, G for guanine, C for cytosine and T for thymine। आरएनए में भी होते हैं 4 टाइप के बेस, जिसमें से पहले 3 सेम होते हैं, उसमें एडिशन एक अलग होता है, दैट इज यूरेसिल। अब इनके स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये स्ट्रक्चर आपको AGCTU के अगर याद रखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा।
इसमें मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा क्योंकि जस्ट आपको स्ट्रक्चर को एक बार रिटर्न प्रैक्टिस करनी है। थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा। ओके, अब उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर मैं बात करूँ तो वो है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे दो स्ट्रक्चर आपको याद रखने हैं, पहला न्यूक्लियोसाइड और दूसरा न्यूक्लियोटाइड। अब आखिर ये क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड दोनों में ये चीज हम बोलेंगे 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। पहला बेस, ये न्यूक्लियोसाइड का बेस और ये न्यूक्लियोटाइड का बेस। दूसरा शुगर, ये जितना भी पार्ट है ये वाला सारा का सारा क्या है? शुगर। और तीसरा जो होता है वो होता है फॉस्फोरस से बनने वाले, जैसे फॉस्फोरिक एसिड्स एंड ऑल दिस। 3 पार्ट हुए, तो इसको हम समझेंगे। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड में फर्स्ट कार्बन पर अगर बेस अटैच है, शुगर के फर्स्ट कार्बन पर अगर बेस अटैच है तो वो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड होते हैं। लेकिन अगर 5th कार्बन पर केवल OH अटैच है तो उसे बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड, और अगर 5th कार्बन पर फॉस्फोरिक अटैच है उसे बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। ओके, और न्यूक्लियोटाइड्स, देखिए अब इसको बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में कि न्यूक्लियोसाइड किसे बोलेंगे या न्यूक्लियोटाइड किसे बोलेंगे। तो देखिए न्यूक्लियोटाइड में T आ रहा है, न्यूक्लियोटाइड। तो जहाँ पर जिस स्ट्रक्चर में काइंड ऑफ T बने, जिस स्ट्रक्चर में काइंड ऑफ T बने वो बनेगा न्यूक्लियोटाइड में। मतलब जो हमारा फॉस्फोरिक एसिड है वो हमारा बनेगा न्यूक्लियोटाइड में। ओके, और जब न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ेंगे, किससे जुड़ेंगे? फॉस्फोरस से जुड़ेंगे। तो पर्टिकुलर उसे हम यूं नहीं बोलेंगे फॉस्फोरस से जुड़ेंगे। न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइन टुगेदर बाय फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखना है। न्यूक्लियोटाइड्स किससे जुड़ते हैं? फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। ओके, अब ये समझेंगे जो मैं बोल रहा था वो क्या है। देखिए यहाँ पे सब में T बन रहे हैं क्या? काइंड ऑफ T बन रहे हैं, तो सब के सब किसके एग्जाम्पल हैं? न्यूक्लियोटाइड के। अब इसमें क्या बताया है? फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड कैसे होता है? एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से मिलेगा तो बन जाएगा डाई न्यूक्लियोटाइड। डाई न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा? 2 न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे। अब न्यूक्लियोटाइड में 3 पार्ट होते हैं, एक बेस, एक शुगर और दूसरा T वाला फॉस्फोरिक एसिड। तो यहाँ पे दोनों जो हैं, लेट्स से ये नीचे वाला न्यूक्लियोटाइड है, इसके फॉस्फोरस से अगर डायरेक्ट लिंकेज हो जाए C3PC5, ये कौन सा हुआ? C3। इसे हम कैसे याद रखेंगे? लेट्स से C3PC5। अगर C3PC5 लिंकेज होता है तो उसे हम बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, जो डाइन्यूक्लियोटाइड में होता है। तो इसका सिंप्लीफाइड वर्जन, अगर इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी याद नहीं हो रही तो इसका सिंप्लीफाइड वर्जन कैसे याद रखेंगे? यस, बेस है, शुगर है, वो तो कनेक्ट है, फॉस्फेट से कनेक्ट है। बेस शुगर फॉस्फेट से कनेक्ट है, और फॉस्फेट आपस में अगर लिंक हो रहे हैं, ये बन गया हमारा फॉस्फेट, तो इसे बोलेंगे हम टाइड। और इस हिसाब से आगे न्यूक्लियोटाइड लिंक होते हैं। इसी के बेसिस पे DNA और RNA डिफाइन हुआ। ये जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है, जो कि डबल हेलिक्स फॉर्म में है, ये DNA का स्ट्रक्चर है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली आपने आई थिंक छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा, जिसे डिस्कवर करा था जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। इसमें AGCT 4 टाइप्स होते हैं, और ये दोनों हेलिक्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होते हैं। और पर्टिकुलर अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो DNA में
ए हमेशा किससे लिंक होगा? टी से लिंक होगा, राइट। और जी हमेशा किससे लिंक होगा? सी से लिंक होगा। व्हाट इज AGCT? प्रीवियस हमने देखा था कि यहाँ पे ये एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, ये चारों DNA AGCT, इसे मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ AGCT, ये आपस में लिंक होंगे। ओके, तो ये सबसे लिंक नहीं होते। A केवल T से लिंक होता है और G केवल C से लिंक होता है। ओके, U की बात नहीं करेंगे क्योंकि U जो है वो RNA में मिलता है। ओके, और इम्पॉर्टेंट, जब भी आप इसको डिफाइन कर रहे हैं, जब भी आप इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये जरूर लिखिएगा कि आपस में किससे जुड़ते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से। और इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ RNA हेलिक्स आर प्रेजेंट विच आर ओनली सिंगल, मतलब एक सिंगल लाइन होती है। ओके, तो यहाँ पे हमें इतना सा याद रखना है कि जो RNA है, RNA 3 टाइप के होते हैं। पहला mRNA, दूसरा rRNA और तीसरा tRNA। M रेफर फॉर मैसेंजर, R राइबोसोमल एंड T रेफर्स फॉर ट्रांसफर। ये 3 टाइप्स आपको याद रखना है। इतना याद रखना मोर देन सफिशिएंट है। हालांकि बायोलॉजी में आप इसको बायोलॉजिकल टर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इतना मोर देन सफिशिएंट है। सो यहाँ पे पर्टिकुलर DNA फिंगरप्रिंट, जैसे कि हम जानते हैं कि फिंगरप्रिंट्स चेक होती है, कभी कुछ केस वगैरह ऐसे कुछ चीज़ें हो जाती है, तो वो DNA हर किसी का फिंगरप्रिंट यूनिक होता है। जैसे एक कंप्यूटर में उसका IP एड्रेस यूनिक होता है, वैसे हर इंसान का फिंगरप्रिंट यूनिक होता है। जैसे हर एक ज़ेब्रा का जो लाइनिंग है, ब्लैक एंड वाइट लाइनिंग, वो यूनिक होती है, वैसे इंसानों में उनके हाथों की फिंगरप्रिंट भी यूनिक होती है। ओके, नो, लास्ट पॉइंट इज बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब बायोलॉजी फंक्शनल में अबाउट DNA और RNA थोड़ा डिटेल है, जिसे आप एक बार रीडिंग करेंगे तो हो जाएगा। जैसे DNA इज एक्सक्लूसिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द आइडेंटिटी ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म ओवर बिलियन ऑफ ईयर्स। जो DNA पर्टिकुलर आइडेंटिटी बताता है। ओके, सो इस टाइप से ये चैप्टर में सारी चीज़ें कवर होती हैं। तो गाइस, ये चैप्टर एक पर्टिकुलर टाइम पे रिवीजन मांगता है और बहुत सारे स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो कि आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, राइट। तो इसी के साथ इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए थैंक यू।